प्यारे बच्चों, सुप्रभात। और कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, साथ ही ऑनलाइन टीचिंग का लाभ ले रहे होंगे। बच्चों, हम लोग क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से कविता कन्यादान पढ़ रहे हैं। कन्यादान कविता जिसके कवि ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज जो कि समसामयिक कवि हैं और वर्तमान समय में साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे कन्यादान कविता समाज की परंपरा पर व्यंग्य कटाक्ष करती हुई दिखाई देती है। कविता की मूल शक्ति है मानवीय संवेदना। मानवीय संवेदना किसके प्रति? स्त्री जीवन के प्रति, स्त्री के प्रति, लड़कियों के प्रति मानवीय संवेदना की बात यहां पर कवि ने की है। इस कविता के माध्यम से कवि ऋतुराज समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं। कविता में कवि ने यह बताया है कि बेटी का कन्यादान करते समय उसकी मां का दुख कितना प्रामाणिक है। प्रामाणिक यानी एक ऐसा सच, एक ऐसा सत्य जिसे प्रमाणित करने के लिए प्रमाण भी कम पड़ जाए। तो सच में भारतीय समाज में बेटी का कन्यादान एक परंपरा है, लेकिन इस परंपरा की आड़ में समाज के कुछ लोगों के द्वारा स्त्रियों का, लड़कियों का शोषण किया जाता है। उसी शोषण के विरोध में ये कविता है। मां ने अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से अलग हट करके कुछ सीख दी है। आमतौर पर स्त्रियों को कोमल कह करके लोग उनका गौरव बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कवि ने यह बताया है कि कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा होता है। ऋतुराज जी ने यह बताया है कि किस प्रकार से मां अपनी बेटी को यह सीख दे रही है कि तुम लड़की हो ना, लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना। स्त्री जीवन की जो मर्यादाएं हैं उनका पालन करना, लेकिन अपने आप को दुनिया के सामने, समाज के सामने कमजोर न पड़ने देना, अपना शोषण न होने देना, किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार न सहना। तो ये तो कविता की भूमिका हो गई। और अब तक आप लोगों ने अपनी अपनी किताबें खोल ली होंगी, तो पेज नंबर 50 पर आइए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि ऋतुराज ने मां की मनः स्थिति का वर्णन किया है। एक मां जब अपनी बेटी का
कन्यादान कर रही थी, उस वक्त उसकी मनस्थिति कैसी थी, क्या अनुभव वो कर रही थी, इस पहले स्टैंजा में, पहली 3 पंक्तियों में उन्होंने बताने की कोशिश की है। विवाह के समय जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही होती है, अपनी बेटी को किसी अन्य को सौंप रही होती है, उस वक्त उसका दुख अपना दुख था, वास्तविक दुख था। उस दुख को, उस प्रमाणित दुख को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। वो उसका अपना देखा हुआ, भोगा हुआ, सुना हुआ था। इसीलिए उन्होंने ये बताया है कि मां के दुख को किसी गवाह की, किसी सबूत की, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। और उस वक्त उसके हृदय में इतनी पीड़ा, वेदना, कष्ट था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो अपने जीवन की आखिरी पूंजी, अंतिम पूंजी को किसी अन्य को सौंपने जा रही है। इसलिए यहां पर मां की मनस्थिति को व्यक्त करते हुए ऋतुराज कहते हैं कि जब वो अपनी बेटी को दान में दे रही थी तो उसका दुख किसी अन्य प्रमाण का मोहताज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी तो एक स्त्री है और उसने वो सब कुछ सहा है, महसूस किया है, भोगा है, जो हो सकता है कि आने वाले समय में, भविष्य में, विवाह के बाद उसकी बेटी को सहना पड़े, भोगना पड़े। इसलिए उसे अथाह पीड़ा का, कष्ट का अनुभव हो रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपने जीवन की आखिरी संपत्ति, आखिरी पूंजी को किसी अन्य को सौंपने जा रही है। दूसरा वाला जो स्टैंजा है उसमें बेटी की मनस्थिति का वर्णन है। लड़की की वास्तविक स्थिति कैसी है उसे ऋतुराज जी ने बताया है। क्या कह रहे हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लड़की अभी सयानी नहीं थी से क्या आशय है? तो लड़की अभी सयानी नहीं थी यानी कि वो वयस्क हो चुकी थी, विवाह के योग्य हो चुकी थी, उसकी उम्र विवाह के योग्य थी, लेकिन अभी उसकी बेटी के अंदर, अभी उस लड़की के अंदर सामाजिक समझ नहीं थी, दुनियादारी की समझ नहीं थी। उसे ये अनुभव नहीं था कि बाहरी दुनिया कैसी है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो वो अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ रह रही थी, अपने मायके में जीवन व्यतीत कर रही थी और मायके का जीवन बड़ा सुखमय जीवन होता है। इसलिए उसकी उम्र विवाह के योग्य थी, वो वयस्क थी, लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव उसे नहीं था, दुनियादारी की समझ उसे नहीं थी। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने पर किस प्रकार की पीड़ा, कष्ट
का अनुभव मिलेगा, इस बात का ज्ञान उसे नहीं था। यही कारण है कि ऋतुराज ने ये कहा कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। और आमतौर पर अगर हम वास्तविक रूप में देखते हैं तो हर लड़की की यही मनस्थिति होती है। विवाह के समय वो अत्यंत प्रसन्न होती है, खुश होती है, क्योंकि वो सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख पा रही होती है, दूसरे पहलू का अनुभव तो उसे करना होता है। इसलिए वयस्क थी, उम्र विवाह के योग्य हो चुकी थी, लेकिन दुनियादारी की समझ उसके अंदर नहीं आई थी। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। क्या कहा कवि ने? अभी इतनी भोली सरल थी, अभी भी वो स्वभाव से भोली थी, सरल थी। उसके अंदर छल कपट नहीं था, लोभ लालच नहीं था, या यूं कहें कि बाहरी दुनिया का पूर्ण रूप से ज्ञान उसे नहीं हुआ था। इसलिए वो सिर्फ सुख का आभास तो होता था, यानी उसे सुख का आभास हो रहा था। वो ये जान के अत्यंत प्रसन्न थी कि विवाह का जीवन बड़ा सुखमय होता है, वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय होता है। विवाह के बाद जीवन की स्थिति बदल जाती है, वो एक नए जीवन में प्रवेश करेगी। तो सच में नए जीवन में प्रवेश करेगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस जिम्मेदारी को उठाने लायक वो हुई है, लेकिन उन जिम्मेदारियों को उठाते हुए उसे कितना कष्ट सहना पड़ेगा, उसे कितना समझौता करना पड़ेगा, इसका आभास उसे नहीं हुआ था। वो तो सिर्फ यही समझ पा रही थी कि वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय जीवन होगा, कि उसे सुख का आभास तो होता था। लाक्षणिकता है यहां पर देखिए कि विवाह के बाद के सुखों का उसे आभास हो पा रहा था। नए लोग मिलेंगे, नया परिवार मिलेगा, नया घर मिलेगा, नया परिवेश, नया वातावरण होगा, सब कुछ नया होगा। तो उस नएपन की वजह से वो खुश थी। एक नए जीवन में वो प्रवेश करेगी, इसलिए उसे सुख का आभास हो रहा था, लेकिन उसे पुरुष समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाई से वो अवगत नहीं थी। ससुराल तो ससुराल ही होता है, वहां पर लड़की उस तरह से जीवन व्यतीत नहीं कर सकती जिस तरीके से वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। दोनों ही जीवन में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए कवि ऋतुराज ने बताया कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। वैवाहिक जीवन के पीछे सुखों का आभास वो कर पा रही थी, सुखों को वो देख पा रही थी, उसकी कल्पना कर पा रही थी, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यानी कि दुख बांचना नहीं आता था, उसे दुख पढ़ना नहीं आ पा रहा था। एक तरीके से दो मतलब निकाल सकते हैं उसके। दुख बांचना क्या मतलब निकल सकता है? वो दुख नहीं बांच पा रही थी, वैवाहिक जीवन के पीछे छिपे हुए दुखों का आभास उसे नहीं हो पा रहा था। वो ये नहीं समझ पा रही थी
कि विवाह के बाद की कठोर सच्चाई नहीं देख पा रही थी। उसके अंदर सरलता और भोलापन था। उसे सुख क्या है ये तो पता था, लेकिन दुख किसे कहते हैं वो ये नहीं जान पा रही थी। उसे पढ़ नहीं पा रही थी, उसे समझ नहीं पा रही थी। या यूं कहें कि उसे दुख बांटना नहीं आ पा रहा था। क्यों? क्योंकि अब तक तो वो मायके में थी, अपने पिता के घर में थी, जहां उसे हर बात की स्वतंत्रता थी। उस जीवन में दुख सही ही नहीं थे। उसे तो सिर्फ सुख ही सुख मिला था वहां पर। इसलिए उसे क्या पता कि दुख क्या होता है। वो तो यही समझ रही थी कि नए लोगों के बीच में जाकर के, नए परिवेश में, नए वातावरण में जाकर के आनंद ही आनंद होगा, सुख ही सुख होगा। भोली थी, सरल थी, इसीलिए ना आज के समय की लड़कियां चाहे कितने भी शिक्षित क्यों ना हो जाएं, विवाह के समय उनकी मनस्थिति यही होती है, अति प्रसन्न और खुश होती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं, जिन्हें बड़े धैर्य के साथ, बड़े सब्र के साथ सुलझाना होता है और उस जीवन में आगे बढ़ना होता है। तो कवि ने कहा कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। वो दुख पढ़ नहीं पा रही थी, दुख देख नहीं पा रही थी, दुख समझ नहीं पा रही थी कि इस जीवन में ये कुछ भी सहना होगा। क्यों? क्योंकि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। क्यों उसे सुख का आभास हो रहा था? क्यों वो दुख नहीं बांच पा रही थी? वो जो लड़की थी जिसका विवाह होने जा रहा था, वो धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। पाठिका यानी पढ़ने वाली, विद्यार्थी जिसको हम कह सकते हैं, स्टूडेंट। कब पढ़ रही थी वो? धुंधले प्रकाश में। धुंधला प्रकाश अस्पष्ट भविष्य का प्रतीक है। किसका? अस्पष्ट भविष्य का प्रतीक है। धुंधला प्रकाश अस्पष्ट भविष्य का प्रतीक है, यानी अपने भविष्य को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। क्यों? क्योंकि सिक्के का तो सिर्फ एक ही पहलू को देख रही थी। उसे सिर्फ सुख ही सुख दिखाई दे रहा था, लेकिन वैवाहिक जीवन के पीछे छिपे हुए दुखों को वो देख नहीं पा रही थी, पढ़ नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी। इसलिए कवि ऋतुराज ने उसे धुंधले प्रकाश की पाठिका कह करके संबोधित किया है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, अधूरा ज्ञान था उसके पास इस जीवन के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में। अगर पूर्ण ज्ञान होता तो क्यों वो सिर्फ सुखों को देख पाती? वो सुख और दुख दोनों को देख पाती, दोनों को समझ पाती। लेकिन अभी तो वो प्रसन्न इसलिए है क्योंकि उसे सिर्फ सुख का आभास हो रहा था। तो ये सबसे बड़ी विडंबना थी, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि वो स्वभाव से भोली थी, सरल थी, निश्चल थी। उसके मन में किसी भी प्रकार का लोभ, लालच या चालाकी नहीं थी।
कवि ने क्या कहा कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, उसे वैवाहिक जीवन के एक पक्ष का ज्ञान था, या यूं कह सकते हैं कि अधूरा ज्ञान था। अपने अस्पष्ट भविष्य को देख पा रही थी और उस अस्पष्ट भविष्य में सिर्फ सुखों की कल्पना कर रही थी। जीवन के उतार चढ़ाव को तो वो समझ ही नहीं पा रही थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की किस प्रकार से, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, उसे ये नहीं पता था कि वैवाहिक जीवन के बाद अंधकार भी होता है। वो तो सिर्फ तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों से आशय है वैवाहिक जीवन की उज्ज्वलता, सुख, प्रकाश का ज्ञान था उसे। लेकिन उसके पीछे छिपे हुए दुख की कल्पना, उसका आभास वो नहीं कर पा रही थी। तो इस प्रकार से यहां पर कवि ऋतुराज ने बताया कि कैसे बेटी का कन्यादान करते समय मां की मनस्थिति, उसका दुख इतना प्रामाणिक था, अपना था, वास्तविक था, भोगा हुआ था, सहा हुआ दुख था, कि उसके दुख को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। वो इतना वास्तविक, इतना सत्य था। और बेटी के लिए अंतिम पूंजी कहा गया है बेटी को यहां पर, कि ऐसा लग रहा था कि वो अपने जीवन की अंतिम पूंजी का दान कर रही है। स्वभाव से सरल और भोली लड़की वैवाहिक जीवन के सुखों को पढ़ पा रही थी, वैवाहिक जीवन के सुख का आभास उसे हो रहा था, लेकिन दुख नहीं पढ़ पा रही थी, दुख नहीं बांट पा रही थी, दुख नहीं बांट पा रही थी। क्यों? क्योंकि पिता के घर में तो उसने सिर्फ सुख ही सुख भोगा था, इसलिए वो सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देख पा रही थी। कवि ने इस कविता के माध्यम से जो हमारी परंपरा है कन्यादान, उसके ऊपर व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है, और एक प्रकार से ये सत्य भी है, सही भी है आज के समय के लिए। क्यों? क्योंकि समाज कितना भी शिक्षित क्यों ना हो जाए, आगे बढ़ जाए, लेकिन लड़कियों के लिए उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण थोड़ा सा लड़कों से अलग ही होता है। वो ये तो चाहते हैं कि लड़की पारंपरिक आदर्श का निर्वाह करे, लेकिन उस पारंपरिक आदर्श का निर्वाह करते समय उसे कितना कष्ट होता है, उसे जानने की, समझने की कोशिश उनके द्वारा नहीं की जाती। इसलिए इस कविता के साथ उन्होंने ये अपेक्षा की है कि लड़कियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति मानवीय संवेदना विकसित की जाए।
बेटी की मनस्थिति या लड़की की मनस्थिति का पूर्ण रूप से ऋतुराज ने चित्रण किया है। अगला जो स्टैंजा है कि मां ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अगले वाले स्टैंजा में या इस स्टैंजा में मां अपनी बेटी को विदा करते समय सीख दे रही है। अब वो क्या सीख दे रही है, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए